धन्यवाद श्री आर सिंह जी। वैज्ञानिक सोच के कट्टर समर्थक तथागत बुद्ध लॉर्ड मैकाले और बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए आज मनाए जा रहे संविधान दिवस और सिद्धार्थ इंटर कॉलेज का स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। साथियों, थोड़ा परिचय दे दूं। मेरा नाम इंद्रजीत है, एक्स जनरल मैनेजर एयरपोर्ट अथॉरिटी, भारतीय जाटव महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, इस प्रोग्राम का मेरे पास जो निमंत्रण आया उसमें एक गंभीर मुद्दा लिखा हुआ था। मुद्दा था आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में विचारों का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। क्योंकि आज संविधान दिवस हम मना रहे हैं और मनाने से पहले यहाँ उपस्थित अधिकतर लोग बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो मैं धार्मिक क्षेत्र में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। साथियों, मैंने बुद्ध का नाम लेने से पहले, बुद्ध का संबोधन करने से पहले कारुणिक, महाकारुणिक जो शब्द हम यूज करते हैं उसकी जगह वैज्ञानिक सोच के कट्टर समर्थक कहा है। साथियों, बुद्धिज्म को लोग या बुद्ध को इसलिए ज्यादा नहीं जानते कि बुद्ध महाकारुणिक थे। ये शब्द किसी ऐसे व्यक्ति का जोड़ा हुआ है जिसकी मानसिकता रही है कि ये समाज आज भी अंधविश्वास में रहे, अंधविश्वास को न छोड़े। क्योंकि जब हम करुणा की बात करते हैं तो मातृशक्ति, माताएं, माता की जो ममता है, जो करुणा है, उससे बढ़कर किसी व्यक्ति की करुणा आज तक नहीं रही है और ना रहेगी, ऐसा भी मेरा मानना है। बुद्ध वैज्ञानिक सोच के समर्थक रहे और बुद्धिज्म को आज तक लोग शायद समझते हैं कि बुद्धिज्म तीर्थस्थान है, बुद्धिज्म पंचशील है और बुद्धिज्म अष्टांगी मार्ग है। सम्मानित साथियों, ये बुद्ध का, ये बुद्धिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर बुद्धिज्म की परिभाषा में हम जाएं तो बुद्धिज्म इज ए साइंस टू एग्जामिन द ट्रूथ ऑफ ए थिंग। इस बात को हमें समझना होगा। साथियों, दूसरी बात, बुद्धिज्म आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसकी वजह है इस पे हम बुद्ध वंदना कराते हैं, तीर्थस्थान बताते हैं,
उसका हिंदी में व्याख्या नहीं करते और उसका जो उद्देश्य है बुद्धिजीवी का वो नहीं बताते और उसका विकल्प जो हमारे लोग अंधविश्वास में फंसे हुए उसका विकल्प हम नहीं दे पा रहे हैं। किसी भी काम को करने के लिए जहां उसकी स्थिति होती है उससे निकालने के लिए उसे विकल्प देना अति आवश्यक है। साथियों, आप क्योंकि संविधान दिवस हम मना रहे हैं, मैं संविधान की बात करता हूं। मेरे बहुत सारे साथी में वक्तागण भी होंगे या वकालत की पढ़ाई भी की होगी। साथियों, मैंने एक ज्ञान अध्ययन किया कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी बनी लगभग 75 वर्ष से पॉलिटिकल क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन रहा, परंतु वो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन रहा वो आज तक इनइफेक्टिव रहा। उसका कारण क्या है? वो सुनने क्यों है? हमारे नेताजी करते जाते हैं, चाहे वो एमपीओ का विधायक हो, और वो जब कोई काम नहीं कर पाते हम लोग उनको दोषी ठहराते हैं, जबकि वो गलत है। ऐसा नहीं है। जो लोग समाज में पैदा हुए वो अपना मुद्दा उठाने का उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो उठाना चाहते हैं, परंतु उन पर एक लगाम एंटी डिफेक्शन लॉ लगा हुआ है। साथियों, सबसे पहले हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन अंडर सेक्शन 330, 332 में दिया है उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि जितने एमएलए या एमपी की रिजर्व सीट है इस पर पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेंगी, कहीं नहीं लिखा। जब मैंने आरटीआई डाली इलेक्शन कमीशन में तो जवाब आया कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग नहीं करती है, और दूसरा जवाब आया कोई ऐसा व्यवस्था भी नहीं है जो उसमें अपना कैंडिडेट उतार सके। मेरा मानना है ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये अवैध रूप से रिजर्व सीट पर अपना कैंडिडेट उतारती है, भले वो कैंडिडेट रिजर्व को बिलोंग करता हो। 1 मिनट में खत्म कर दूं। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा किसी बात को लेकर के कि कोई ऐसा नियम नहीं है, तो मैंने एक लेटर 5 पेज का लिखा संबंधित संस्थाओं को, मुख्य तौर से इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कास्ट के नोटिस पर 4 रिमाइंडर पर भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने अंडर सेक्शन 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर सुप्रीम कोर्ट में की, और उस पीआईएल को लगभग 1 महीना रजिस्ट्रार ऑफिस के वहां पड़ा रहा, उसमें डिफेक्ट लगते रहे। उसके बाद 14 तारीख को पीआईएल पे सुनवाई हुई और पीआईएल ने ये डायरेक्शन दी सुप्रीम कोर्ट में कि आप एक बार संबंधित संस्थाओं के पास जाइए और जो आपकी रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट को रखिए, अगर वो नहीं सुनते हैं तो दोबारा आपके लिए दरवाजे खुले। वो पीआईएल में मेरी रिक्वेस्ट थी कि जितने पॉलिटिकल पार्टी है इन पर कैंडिडेट खड़ा करने से रोक लगाई जाए और मेरे लोग निर्दलीय चुन करके जाएंगे। जिस प्रकार सदन में अपना नेता दूसरी पार्टी चुनती है तो मेरे लोग शेड्यूल कास्ट वाले शेड्यूल ट्राइब वाले सदन के लिए अपना नेता चुनेंगे और अपनी शर्तों के अनुसार ये अपना उसमें अपना हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, वो आवाज उठाएंगे, उसको मांगेंगे। और पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है ये इनइफेक्टिव इसलिए इनइफेक्टिव रहा है, उसके कारण लगभग 700 सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में 1% भी वाइस चांसलर नहीं है। ये आरटीआई से मैंने पता लगाया। दूसरा,
402 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसमें भी 1% चेयरमैन, चाहे वो बहन हो, चाहे एक प्रॉपर्टी हो, चाहे जेल हो, इनमें भी 1% चेयरमैन मेरे नहीं है। तीसरी ITI से पता लगाया, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वो भी 1% नहीं है। चौथी बात, MLC में आता हूँ, 100 MLC यूपी में होते हैं और उस MLC का आप देखे आश्चर्यचकित होंगे, उस 100 MLC में 26 MLC ब्राह्मण समाज के हैं, 27 ठाकुर हैं, 37 OBC के हैं और 8 वैश्य समाज से हैं, मुस्लिम समाज से 5 हैं। और आश्चर्य की बात यह है, शेड्यूल कास्ट का 21% रिजर्वेशन होते, मतलब रिजर्वेशन तो नहीं है, 21% पॉपुलेशन होते हुए केवल 2 MP शेड्यूल कास्ट के हैं और शेड्यूल ट्राइब का तो 0 है। यानी कि मुस्लिम समाज पे लगभग 15 MLC और शेड्यूल कास्ट पे लगभग 20 MLC दूसरे लोगों के उसमें चला गया है। साथियों, क्योंकि संविधान में रिजर्वेशन नहीं है, पर संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16 ये कहता है समानता का अधिकार के तहत हमारे MLC इतने होने चाहिए। तो ये जो बड़ी चीजें मैंने पता लगा करके आपको बताई है, समय ज्यादा नहीं है, पुनः आरपी सिंह को धन्यवाद देता हूँ और आपको पुनः सभी को हार्दिक बधाई देते हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इंद्रजीत जी ने काफी